नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो यह निगेटिव प्रश्न है। ऑप्शन ए है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। बी है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डी है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा। अन्य जो है सभी विकल्प सही है, लेकिन सी जो है गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ए है उच्चतम न्यायालय, बी है जिला न्यायालय, सी है उच्च न्यायालय और डी है ए तथा बी दोनों। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224(1) के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224(2) के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक कि अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। अनुच्छेद 224(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ए है भारत की समेकित निधि से, बी है राज्य की समेकित निधि से, सी है भारत की आकस्मिकता की निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो क्या होगा इस प्रश्न के उत्तर? संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) के तहत इन्हें पेंशन जो है भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। तो वेतन जो है राज्य सरकार की संचित निधि से दी जाती है और जो है पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य की समेकित निधि से। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ए है भारत की संचित निधि से, बी है राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की, सी है विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की और डी है भारत की आकस्मिक निधि से। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, भारत की संचित निधि से। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ए है 65 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 62 वर्ष और डी है 58 वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 से पहले यह 60 वर्ष थी। ठीक है, इसके द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन क्या हुआ उस समय तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यापगत हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 2 है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। 3 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ए है 2 और 3, बी है 1 और 3, 1 और 2 और सी है 1, 2 और 3, डी है केवल 3। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए और 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है देश में 18 उच्च न्यायालय है। 2 है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। 3 है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। 4 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। इनमें से कौन से वक्तव्य सही है? तो 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी केवल 4। तो क्या हो जाएगा इसमें जो है पहला कथन गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत है। केवल जो है कथन जो है 4 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। ए है 20, बी है 21, सी है 22 और डी है 23। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें हो जाएगा भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। ठीक है, 25 है, इसलिए इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। पहले का प्रश्न है तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कोलकाता, सी है मद्रास, डी है ओडिशा। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये एवं उनके क्षेत्राधिकार ये इस प्रकार से है। बॉम्बे उच्च न्यायालय जो महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव है। कोलकाता उच्च न्यायालय पर पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। तथा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ए है इलाहाबाद, बी है दिल्ली, सी है गुजरात, डी है मुंबई। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा बम्बई। ठीक है, अगला प्रश्न है
भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है ए में 2 है, बी में 3, सी में 5, डी में 7। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 3। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य है। तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम है। और दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, यहाँ महाराष्ट्र और गोवा है। 3 है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, यहाँ पंजाब और हरियाणा है। तो ये 3 जो है उच्च न्यायालय है जिसमें एक से अधिक जो है क्षेत्र शामिल है, राज्य क्षेत्र शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? 1 है अरुणाचल प्रदेश, 2 है मेघालय, 3 है मिजोरम, 4 है त्रिपुरा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2 और 4 में, और सी केवल 1, 2 और 3 में, डी 1, 2, 3 और 4 में। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? ए है कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सी है मुंबई उच्च न्यायालय, डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी डी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ए है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और डी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य जो है क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी है। ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है, अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। यह है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के। बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। सी है राज्य के राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों के। और डी है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रीटों की अधिकारिता में आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।